हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के रिवीजन क्लास। ठीक है, रिवीजन क्लास क्यों? क्योंकि हमारा 12th का बोर्ड एग्जाम सामने है और हम में से मैक्सिमम बच्चे का क्या होते हैं 11 तो मजाक मस्ती में निकल जाते हैं और 12th का अभी पढ़ेंगे करते करते में भी बहुत बच्चा लोग ऐसा है जिसका कुछ अब तक पढ़ाई वढ़ाई हुआ नहीं है और कुछ बच्चे ऐसा होगा कि क्लास के टाइम पे पढ़ा था अब भूल गया। उन लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं पूरा का पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है उसका एक रिवीजन कोर्स लाएंगे। ठीक है, और ये रिवीजन कोर्स पे हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का जो की पॉइंट है, जो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे कि पुराना साल में कैसा कैसा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, अब कैसा कैसा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिवीजन सीरीज का आज पहला क्लास है और पहला क्लास पे हम क्या पढ़ेंगे, 12th का चैप्टर नंबर 4 विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो व्हाई चैप्टर 4, है ना। पहले तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, चैप्टर 4 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूला बेस आते हैं। ये चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है, समझने में इंटरेस्टिंग है और आसान है। पहले हम मैग्नेट पोर्शन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, जितना भी पोर्शन है सबको हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4। यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, एक तो मैग्नेटिज्म और दूसरा मूविंग चार्ज। मैग्नेटिज्म के बारे में हमको पता है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है बेसिकली मैग्नेट दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, उससे ही जुड़ा हुआ कुछ होगा। और मूविंग चार्ज मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है। ये चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि मूविंग चार्ज और मैग्नेट के बीच में या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। सबसे पहले हम थोड़ा मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक एरो चिपकाया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? और वन थिंग बाय द वे, इसका जितना भी नोट है वो सब नोट तुम लोगों को ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर का डिटेल्स वाला नोट। और यहाँ से अगर तुम लोगों को समझ के यहाँ से भी अगर कुछ नोट करना चाहते हो, क्वेश्चन वगैरह, तो वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मान लेते हैं ये हो गए एक मैग्नेट। हम ज्यादा मुश्किल तरीके से नहीं जाएंगे, ज्यादा थ्योरी में, डीप थ्योरी में नहीं जाएंगे, एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लो एक हो गया मैग्नेट और हमको पता है कि मैग्नेट क्या कर सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरा मैग्नेट हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, है ना, ये सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मैग्नेट कितना दूर तक अट्रैक्ट करेगा, कि ऐसा तो नहीं कि एक मैग्नेट को हमने गंगा में रखा है वो पापुनाला से किसी को खींच लेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, है ना। तो मैग्नेट क्या करेगा, मान लो ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आयरन वगैरह रखा हुआ है तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैग्नेट के चारों साइड एक एरिया होते हैं, जो एरिया पे मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और वही एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट के चारों साइड का वो एरिया जहां पे मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला। टेस्ला किसके नाम पे रखा गया है? टेस्ला ये हमारा इलॉन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, ये रखा गया है निकोलस टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये टेस्ला यूनिट रखा गया है। और दूसरा एक यूनिट भी है गॉस, और गॉस और टेस्ला के बीच में रिलेशन होते हैं कितना, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। यानी कि टेस्ला एक काफी बड़ा यूनिट है। टेस्ला कितना बड़ा यूनिट है, मान लो हमारे कोई छोटा मोटा मारुति कार ले लिया, एक छोटा मोटा मारुति कार को अपलिफ्ट करने के लिए 2 टेस्ला या 1.5 टेस्ला एनफ होते हैं। टेस्ला प्रैक्टिकल लाइफ पे एक बहुत बड़ा यूनिट होते हैं। एनीवे, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर के नाम पे बोला गया था कि मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, यानी कि कोई मूवमेंट करता हुआ चार्ज और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। ये क्वेश्चन को लेके बहुत साइंटिस्ट लोग बहुत पहले से रिसर्च वगैरह कर रहा था, लेकिन कोई एक डायरेक्टली डिसीजन
नहीं दे पाया था। लेकिन उस टाइम पे एक ऑर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक चीज डिस्कवर किया। ठीक है, ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट कितने में किया था? 1820 में किया था। 1820 में क्या एक्सपेरिमेंट किया था? ऑर्स्टेड ने एक्चुअली कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऑर्स्टेड का वो एक्सपेरिमेंट कोई एक वायर था जहां पे वो करंट जा रहा था कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसके बगल में रखा हुआ था एक कॉम्पास। कॉम्पास मतलब हमारा ज्योमेट्री बॉक्स वाला कॉम्पास नहीं है। ये कॉम्पास क्या है? जब एक जमाने पे जीपीएस नहीं था तो मैग्नेट को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते थे, उसी को बोला जाता है कॉम्पास। यानी कॉम्पास मतलब बेसिकली एक छोटा मैग्नेट है। सो ऑर्स्टेड ने क्या नोटिस किया, जब कोई वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और उसके बगल में एक कॉम्पास को रखा जाते हैं, तो क्या होते हैं, जब करंट फ्लो होते हैं ये कॉम्पास अपने जगह से डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब कॉम्पास का नीडल ऐसा था, करंट जैसे मूव किया वो इस साइड को ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमको पता है कि एक मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट होगा, एक मैग्नेट अपनी जगह से रिपेल या अट्रैक्ट कब होगा? जब उसके बगल में कोई दूसरा मैग्नेट होगा। यानी कि हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एक मैग्नेट को ऐसे रिपेल करने के लिए उसके आजू बाजू में, उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। और ये एक्सपेरिमेंट से ही ऑर्स्टेड ने हमको ये बोल पाया था कि कोई भी वायर के अंदर से अगर करंट मूव हो रहा है तो उसके चारों साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यानी कि मान लो ये वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों साइड ऐसा करके एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये वायर है, इसके चारों साइड भी एक ऐसा करके एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये था हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में हमारा क्लास 10 में भी था, अगर तुम लोगों को याद है, और अगर याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ये हम अभी देख के लिख के याद कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया था कि कोई भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। लेकिन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का क्या ड्रॉबैक था? हाँ, ऑर्स्टेड ने हमको ये बोल के गया था कि ठीक है, कोई भी वायर है उसका चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड है। ऑर्स्टेड ने हमको इतना तो बोल दिया, लेकिन ऑर्स्टेड ने हमको ये नहीं बोल पाया था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इसको बोलने के लिए, ये बोलने के लिए हमको ऑर्स्टेड के बाद कौन आया? दो साइंटिस्ट आया था। ठीक है, दो साइंटिस्ट कौन कौन? बायोट और सावर्ट। और इन दोनों ने मिलकर कुछ एक लॉ दिया था जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बायो-सावर्ट लॉ। और बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या करते थे? बायो-सावर्ट लॉ से हम कोई भी एक कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका वैल्यू कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत पड़ने से तुम लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना और नीचे वाला नोट पे ये मिल ही जाएगा। मान लो ये हो गया, हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर से करंट भाग रहा है I, वायर का लेंथ को हमने मान लिया L। अब देखो बायो-सावर्ट ने क्या बोला था? बायो-सावर्ट ने बोला था ये पूरा का पूरा वायर के वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये कैसा बात हुआ? अभी तो बोला था कर पाएंगे। तो बायो-सावर्ट ने बोला था कि कोई भी वायर का एवरी क्रॉस सेक्शन इक्वली बराबर नहीं होता। यानी कि हमको देखने में लगता है कि एक कंडक्टर है, ये पूरा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस को हमको देखने में पूरा ऐसा इक्वली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लग रहा है। सिमिलरली कंडक्टर के मामले में भी लगते हैं, लेकिन जब उसको हम जूम इन करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में या ऐसे, तो हमको पता चलेगा कंडक्टर भी पूरा ऐसा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। सो बायो-सावर्ट ने बोला था हम पूरा का पूरा के लिए कैलकुलेट करने में तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन हम उसका एक छोटा सा पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा कंडक्टर का लेंथ को मान लो L, तो छोटा पोर्शन का लेंथ कितना होगा? DL। इतना मैच तो आते हैं हमको, हाँ या ना? सो एक छोटा सा पोर्शन को मान लो हमने बोल दिया DL, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट को रखा हुआ है पॉइंट P। सो बायो-सावर्ट लॉ क्या सिखाते हैं हमको? ये छोटा सा पोर्शन की वजह से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको कैलकुलेट करना हमको सिखाते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो चलो मान लेते हैं पॉइंट P और DL के बीच में कोई एक डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? डिस्टेंस तो जरूर होगा, इसमें कोई मतलब भयंकर वाला बात नहीं है। सो मान लेते हैं उसका डिस्टेंस को हमने मान लेते हैं R। ठीक है, उसका डिस्टेंस को हम कितना मान लेंगे? मान लेते हैं डिस्टेंस हो गया R। सो यहाँ पे हमारा क्या सामने आया? एक लंबा वायर है L, उसका छोटा वाला एक पोर्शन है TL, करंट आ रहा है I, और DL और P के बीच में
कि जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा r, और इसके बीच का जो एंगल है चलो उसको बोल देते हैं थीटा। और अब ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो कंडक्टर है L, इसके वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था B, पूरा का पूरा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था B। सो ये वायर का एक छोटा सा पोर्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? DL के लिए DB ही तो आएगा, हाँ या ना? पूरा L के लिए अगर B आएगा, छोटा सा पोर्शन DL के लिए कितना आएगा? DB आएगा। तो चलो अब देखते हैं ये DB क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इसके सामने तुम लोग अब इंट्रो लिख सकते हो। मैंने जो अभी अभी बोला 2-3 बार बोल ही चुका हूँ। वायर हो गया L, छोटा पोर्शन DL, इसका डिस्टेंस R, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, DL के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया DB। ये हो जाएगा उसका इंट्रो। इसको तुम लोग अपना लैंग्वेज में लिख लेना। अब हम डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आएंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? DB डिपेंड करेगा एक तो DL के ऊपर, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ वाला पोर्शन लिया, अगर छोटा लेंथ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, अगर थोड़ा ज्यादा लेंथ ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, यानी कि DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। और कुछ फैक्टर है क्या? और कुछ फैक्टर है क्या? हाँ जरूर है। सो DB और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो RN जा रहा है, इसको स्मॉल आई बोलो या कैपिटल आई बोलो, ठीक है, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी में कैपिटल आई है, चलो कैपिटल आई ही लिख देते हैं, एनसीईआरटी वाले को दिल नहीं दुखाते। DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और कुछ फैक्टर है क्या? और कुछ फैक्टर है क्या? जरूर है। क्या है? डिस्टेंस। अब लेकिन डिस्टेंस के मामले में क्या है? जितना दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुमको उतना ही फुला दूंगा, सेम टाइप का है। ये अगर सामने है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। सो ये 3 फैक्टर। और कुछ फैक्टर रह गया क्या? रह गया है। क्यों? क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के लिए क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि एंगल थीटा, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। बस हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। हम कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल नहीं लिख के उसका साइन रेशियो लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका एक दूसरा कहानी है, उसको कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम ये जान लेते हैं DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा को मन करे अकेला लिख सकते हो, साइन थीटा को मन करे किसी के भी पीछे चिपका सकते हो। चलो ये I अकेला बेच रहा था, उसके पीछे लिख देते हैं साइन थीटा। तुम लोग मन करे DL के पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चलो तीनों को कर देते हैं कॉम्बाइन। तीनों को हम क्या करेंगे? तीनों को चलो कर देते हैं कॉम्बाइन। अब कॉम्बाइन करके क्या आएगा? क्या आएगा? कंबाइन करके आ जाएगा I DL साइन थीटा, और नीचे कौन रहेगा? नीचे रहेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये सबको हमने कंबाइन कर दिया। अब चलो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे। हमारा प्रोपोर्शनल साइन पसंद नहीं आया, प्रोपोर्शनल साइन को भी भगा देना है। प्रोपोर्शनल साइन को अगर भगा देना है तो हम क्या डालेंगे? प्रोपोर्शनल साइन को भगा देना है तो हम डालेंगे इक्वल साइन, ठीक है। चलो इक्वल साइन डाल दिया, लेकिन हम इक्वल साइन को तो ऐसे आउट ऑफ नोवेयर नहीं डाल सकते। इक्वल साइन को डालने के लिए भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। हम नॉर्मली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K या P या R ऐसा कुछ लेटर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम दिखते हैं ऐसा μ0/4π। देखा देखा लग रहा है ये μ0/4π को, ये जरूर पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ने से ही तो देखा ही होगा जरूर, हाँ या ना? जिंदगी में कभी ना कभी तो μ0/4π से मुलाकात हुआ होगा, तभी आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हो। सो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ का एक फॉर्मूला, DB इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय r²। ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म, ठीक है। ये बायो-सेवर्ट लॉ का क्या फॉर्म हो गया? स्केलर फॉर्म। अब देखो ये इसको और एक चीज समझ लेते हैं। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ये छोटा सा पोर्शन के लिए। हमको अगर पूरा का पूरा पोर्शन के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज का बात करते हैं, ये μ0/4π है क्या? ठीक है, ये μ0/4π है क्या? सो यहाँ पे तो μ0 है, यहाँ पे μ0 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फिर मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। उसका परमिटिविटी या परमिएबिलिटी का मतलब पता है या नहीं? अगर नहीं है तो बोल दो, उसको समझा दूंगा। और इसको बाय द वे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझना ही है अच्छे से, परमिटिविटी परमिएबिलिटी ये सब होता क्या है।
सो म्यू नॉट बाय 4 पाई का कुछ वैल्यू है क्या? हाँ जरूर, कांस्टेंट है तो वैल्यू रहेगा ही। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना है, ये बढ़िया से दिमाग में डाल के रखो। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू है 10 इनवर्स 7। कितना है? 10 इनवर्स 7। सो ये तुम लोग नीचे लिख देना, ठीक है, मेरा नीचे चुकने का मन नहीं है, ऊपर ही लिख दिया। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होते हैं 10 इनवर्स 7। सो यहाँ से हमको अगर म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 इनवर्स 7, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर पाई का वैल्यू बिठा दिया 3.14 तो ये कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू बिठा देने से ये हो जाएगा 12.56 इंटू 10 इनवर्स 7। ये हो गया म्यू नॉट का वैल्यू। ओके, सो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म। हमको अगर एग्जाम में पूछे कि बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म निकालो तो तुम लोगों को ये करना है और इसके बदले में तुम लोगों को मिलेगा पूरा का पूरा 2 या 3 मार्क। ओके, अब हम पढ़ने वाले थे बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। बायो-सेवर्ट लॉ के स्केलर फॉर्म से भी जरूरी चीज है बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म। इसको हम कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी कभी 2 मार्क का उसको एक्सप्लेन करके लिखने के लिए बोलते हैं। सो आज हम देखेंगे बायो-सेवर्ट का, ये हमने स्केलर फॉर्म सीख लिया ना, उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले कुछ एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कोई एक क्वांटिटी में, जैसे कि मैंने बोला था, कोई एक क्वांटिटी पे अगर cos थीटा, sin थीटा या एंगल मेंशन किया हुआ है, वो होगा एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में लेने के लिए क्या फंडा है? 2 वेक्टर क्वांटिटी है, cos थीटा लिखा हुआ है, सो cos थीटा के जगह पे आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको हमने पढ़ा था a डॉट b इक्वल टू क्या होते हैं? ab cos थीटा होते हैं। सिमिलरली sin थीटा होने से आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। और देन आते यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? हमने क्लास 11 में पढ़ा था, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होते हैं। सो यूनिट वेक्टर क्या काम में आते हैं? स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, हम हमेशा यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ उसका रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देने से वो स्केलर से वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, उसको वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे? किसका करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर, यानी कि आर डिनोट करता था हमारा डिस्टेंस, उसके साथ हमने डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर आर कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैप क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या था हमारा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये बहुत ही छोटा 1-2 लाइन का डेरिवेशन है, बाकी सब हम एग्जैक्टली सेम रखा। आर वेक्टर के जगह पे हम क्या डाल देंगे? सॉरी, आर कैप के जगह पे क्या डाल देंगे? आर वेक्टर बाय आर। ये कहां से आया? ये वाला फॉर्मूला से आया। अब हम क्या करेंगे? बाबा हम देखो यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर और आर मिलकर क्या बन गया? आर क्यूब बन गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या? करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट सवाल था, ये हम सबके लिए जानना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? हम बोलेंगे अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, लेकिन उसके साथ और एक तीसरा कंडीशन है जिसको हम अपन इग्नोर कर देते हैं। फैक्टर होने के लिए तीसरा क्राइटेरिया क्या था? वो फैक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन हमारा करेंट जो है वो फैक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए करेंट डायरेक्शन होने के बाद भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? ये जो लेंथ रखा हुआ है dl, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो 2 वेक्टर क्वांटिटी है और उसके बगल में है साइन थीटा। 2 वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बगल में है साइन थीटा। सो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हम क्या करेंगे? साइन थीटा को हटा के बना देंगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हम क्या बना दिया? ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया। और इसी के साथ साथ हमारा ये क्या आ गया? बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। बस इतना ही हमको करना था। अगर हमको एग्जाम में पूछे कि बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखो, 1 मार्क दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर जो लाइन है सिर्फ उसको लिखेंगे। और अगर हमको बोला कि बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म को पूरा का पूरा डिराइव करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए।
ओके, सो हम हमारा पहला क्लास को यहीं पे रोक देंगे। प्लेलिस्ट का जो अगला वीडियो आएगा वहां पे हम सीखेंगे, ये तो बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ का जो स्टैंडर्ड बायो-सेवर्ट लॉ है उसको हम अलग अलग शेप एंड साइज का कंडक्टर के लिए मॉडिफाई कर लेंगे। मतलब स्ट्रेट वायर के लिए कैसा होगा, सर्कुलर के लिए क्या होगा, सेमी सर्कुलर के लिए क्या होगा, वो सब हम देखेंगे उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वहां पे। ओके, और वो जो कंडक्टर के साथ जो फॉर्मूला आएगा ना बायो-सेवर्ट लॉ को मॉडिफाई करके, वो फॉर्मूला लोग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल हर साल आया है। मतलब हम अगर सार पास फॉर्मूला देंगे, पास नहीं सारे फॉर्मूला देंगे, वो सारा फॉर्मूला को याद कर लेना। चैप्टर 4 से आने वाला एक न्यूमेरिकल तुम लोगों का पक्का, सार फॉर्मूला से मतलब एक न्यूमेरिकल आएगा ही, हर साल आ रहा है, इस बार भी आएगा ही। सो ठीक है, आज तुम लोग ये सब आज तुम लोग बायो-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म और जो हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा उसको बढ़िया से कॉपी में नोट करके समझ लेना। वीडियो को एक बार में नहीं समझ आने से 2 बार देखना। कहीं पे डाउट या कंफ्यूजन होने से कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट कर देना, ठीक है। सो ओके, आज के लिए यहीं पे रुकवा देते हैं। तो थैंक यू।